Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर की, अगर पोस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर में एक टॉपिक है दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें जो वो टॉपिक है ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और डिटेल में आपको और बिल्कुल आपको इजी वे में मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो आज हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिविक्स का एक पोर्शन है असिस्टेंट कंपाइलर का, जिसकी जो मार्क्स रहने वाले हैं वो हैं 15 मार्क्स। तो लेक्चर 1 रहेगा आज। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सिविक्स अगर असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद सिविक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज का जो हमारा रहेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जितने भी आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसमें जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको सारे ईजी वे में समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको प्रेसिडेंट जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए जानना वैसे भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके लिए आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में सभी को पता होगा कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। सो आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि शॉर्टेस्ट टेन्यूर किस प्रेसिडेंट का रहा है, तो शॉर्टेस्ट टेन्यूर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस में जिसकी डेथ हुई थी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज आल्सो द शॉर्टेस्ट सर्विंग एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। एक तो जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और उनका जो टेन्यूर था सबसे कम था। जितने भी प्रेसिडेंट थे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जो टेन्यूर रहा है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। फिर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट की, लॉन्गेस्ट टेन्यूर की। तो लॉन्गेस्ट टेन्यूर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। तो लॉन्गेस्ट टेन्यूर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शॉर्टेस्ट टेन्यूर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के नीलम संजीवा रेड्डी, जो एट द एज ऑफ 64 की एज में इनको ये प्रेसिडेंट बने थे अप्रॉक्सीमेटली 1977 में। ठीक है, तो 1977 में ये बने थे नीलम संजीवा रेड्डी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, अभी तक जो प्रेसिडेंट जिन्होंने वर्क किया है 14th नंबर प्रेसिडेंट अभी हमारी कंट्री में है। इससे पहले 13 प्रेसिडेंट बन रहे हैं और 14वें नंबर का जो प्रेसिडेंट है वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो 14th प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं। और 13th प्रेसिडेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो 13 प्रेसिडेंट रहे थे हमारे लेट श्री प्रणब मुखर्जी, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। अगर पहले फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें तो बहारागिरी वेंकटागिरी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, 1967 इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। सॉरी, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ ही वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट थे जी। 1967 इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। मगर जैसे ही डॉक्टर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ होती है उसके बाद गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, तो जहाँ पे करेक्शन में कर देता हूँ, जहाँ पे भी ये इलेक्ट किए गए थे वाइस प्रेसिडेंट 1967 में। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट का इन्होंने कब योगदान दिया था, तो इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी 1967 में। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल्स अगर हम बात करें तो आर्टिकल
52 से लेके 78 के बीच आता है। और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 5 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। फिर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 में आपकी आती है सिटीजनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। सिटीजनशिप आती है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये आपका टॉपिक है, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो फंडामेंटल राइट जो है ये आता है आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से लेके 35। पार्ट 4 में आपका आता है डायरेक्टिव डीपीएसपी। डीपीएसपी भी एक टॉपिक है आपका सिविक्स में, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आता है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 5, दैट इज़ यूनियन। तो ये डील करता है हमारा आर्टिकल्स 52 से लेके 151 तक, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रेसिडेंट, फिर आएगा इसमें वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर आएंगे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 से लेकर 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी इसको बोला जाता है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। और सेकेंडली जी फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का एंड एक्ट्स एज अ सिंबल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सिटीजन कौन है इंडिया का, तो फर्स्ट सिटीजन आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन है। और अगर हम बात करें जी एक्ट करता है एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है। तो जहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद करने वाला है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स, सेकेंडली फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और थर्डली जी एक्ट करता है सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इनके इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे पीपल जहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम एमएलए की बात करें, एमपी की बात करें, एमएलए और एमपी में हम इन लोगों को वोट देते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं। जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं हम एमएलए को देते हैं, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो हम एमपी को वोट देते हैं। इस तरीके से जब ये लोग जीतते हैं, ये इलेक्शंस जीतते हैं, तो ये जाके आगे किसको वोट देते हैं? प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जहाँ पे लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है और जहाँ पे डायरेक्ट नहीं होती, जहाँ पे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। तो जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कौन कौन से पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में हाउसेस कौन कौन से होंगे? ये पार्लियामेंट है हमारा, और इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं ये वोट कास्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये आ गया, किसको? ये प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करते हैं। सेकेंडली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। सेकेंडली जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, उसके जितने भी एमएलएज हैं वो वोट कास्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। सेकेंडली थर्ड पॉइंट जो है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। देखिए दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमएलएज जो होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो हैं, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज होते हैं, जितने भी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी एमएलएज हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। थर्ड जो है दिल्ली और पौंडीचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसके एमएलए भी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट
द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके बाद द मेंबर आर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर and the nominated member of the Legislative Assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the President। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर कौन से होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जिसके इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा पार्लियामेंट है, इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोकसभा में राज्यसभा में करंट स्ट्रेंथ जो है 245 है, यानी कि 245 MPs हैं, और जहाँ पे 233 के इलेक्शंस होते हैं, और 233 प्लस अगर आप इसको 12 जोड़ें तो कितने बनते हैं 245, तो 233 प्लस 12 इसको अगर जोड़ लें तो 245 बनता है। यानी कि जहाँ पे 233 के इलेक्शंस होते हैं और 12 जो मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जहाँ पे जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंडली मैं आपको लोकसभा की एग्जांपल देना चाहूँगा। लोकसभा में करंट स्ट्रेंथ जो है 545 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे बताता हूँ आपको। करंट स्ट्रेंथ लोकसभा की अभी 545 है, जिसमें 543 के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि MPs को जिनको लोग हम लोग वोट देते हैं, और जहाँ पे अगर +2 कर दें तो 245, यानी कि दो मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो मेंबर जो होते हैं, इसको कौन नॉमिनेट करता है, इसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, ये आपको ज़्यादा होना चाहिए। अब दोबारा से हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं जो बहुत ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, वो उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिसके इलेक्शन नहीं होते, जिसको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट स्टेट असेंबली के जो MLAs होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो करते हैं, उसको कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। उसके बाद द मेंबर आर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें मेंबर्स होते हैं बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं चाहे वो नॉमिनेटेड हैं चाहे वो इलेक्टेड हैं। इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन सा होता है, एक होता है फ्रेंड्स यूनिकैमरल, एक होता है बाई कैमरल, यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जहाँ पे सिंगल हाउस होता है, ठीक है, और बाई कैमरल जहाँ पे डबल हाउस होता है, ठीक है। बाई कैमरल जहाँ पे दो हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या थी, यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मगर अब जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जहाँ पे क्या है अभी यूनिकैमरल। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ यूनिकैमरल बाई कैमरल का मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो जहाँ पे बात हो रही है मेंबर जो होते हैं बहुत इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 6 स्टेट्स में है। इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली और पुडुचेरी की जो मैंने आपको मेंबर बताए थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बताए थे, यानी कि MLA जिनको डायरेक्टली लोगों ने वोट दिया और जीते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर जहाँ पे अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को जहाँ पे क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं बहुत ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद मेंबर जो होते हैं बहुत इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इन केस ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हर एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शैल हैव एज मैनी वोट्स एज देर obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly, this can be expressed as। तो जहाँ पे हर जो
इलेक्टेड मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफ स्टेट, वो उनके पास राइट होता है have as many votes as they obtained by dividing the population of the state by the total number of elected member of the assembly। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वैल्यू ऑफ द वोट होती है एमएलए की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ की टोटल पॉपुलेशन स्टेट की, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड कितने हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरीके से जहाँ पे आप कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ दी, किस तरीके से वैल्यू लगाई जाती है एक एमपी की वोट की। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट, जितनी भी स्टेट्स के एमएलए हैं उसकी टोटल जो वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किया जाता है। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सेक्रेट बैलेट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये कैसे होता है, कैसे होता है जी, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। अब जहाँ पे मैं आपको कुछ और बता दूँ, कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स, ठीक है। उसको फिक्स्ड स्कोर, जो जितना एक फिक्स क्राइटेरिया बनाया उसके इतने वोट होना जरूरी है। द कोटा ऑफ वोट्स इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1। उसके साथ हम जितने भी वोट्स लेते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे +1 एंड एडिंग 1 टू द क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रोल कोटा, टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट कितने हैं, कितने पोल्ड हुए हैं, उसके साथ हम प्लस करेंगे 1, फिर 1 + 1 = 2। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर, एक जितने भी इलेक्ट्रोल कॉलेजेस वहाँ पे ओनली एक 1 बैलेट पेपर दिया जाएगा। द वोटर वाइल कास्टिंग हिज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंसेज बाय मार्किंग 1 2 3 4 एट्सेट्रा। जब भी वोटर वोट कास्ट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेफरेंसेस इंडिकेट करनी पड़ेंगी, जैसे 1 2 3 4, यानी कि पहले नंबर पे जो है उसको टिक करना पड़ेगा, दूसरा उसकी जो चॉइस है उसको टिक करेगा, तीसरी इसकी चॉइस है तीसरे को टिक करेगा, फोर्थ नंबर पे इस तरीके से अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। दिस मीन्स द वोटर कैन इंडिकेट एज मैनी प्रेफरेंसेज एज देयर आर कैंडिडेट्स इन द फ्रे। तो जहाँ इस तरीके से जो इसका मीनिंग ये हुआ कि जहाँ पे वोटर क्या कर सकता है, मैनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो आप जहाँ पे आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा किस तरीके से जो वोट होते हैं वो कास्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अगर हम नेट का एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो आप पे कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन। सेकेंडली, आपकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, सेकंड क्वालिफिकेशन। थर्ड थर्ड जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उसके पास ना तो वो, अगर हम बात करें सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, ना तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी का, ना और एनी अदर पब्लिक। तो इस तरीके से अगर ये आप में किसी में अगर कोई भी इसमें चीज़ें कम होती है तो आप इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप वहाँ पे नहीं इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी 35 ईयर से कम है आप फिर भी नहीं एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है फिर आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप जहाँ पे लोकसभा के मेंबर अगर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन के लोकसभा के मेंबर, फिर भी आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो फिर आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो जहाँ पे ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी, ये मैं बता रहा था आपको क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओथ। आपने कई बार देखा होगा इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर एक ओथ सेरेमनी की जाती है, यानी कि शपथ दी जाती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा।
देखिए सबसे पहले जो होता है ओथ से प्रेसिडेंट को दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, जहाँ पे नंबर 1। सेकेंडली उनको जहाँ पे जब ओथ दी जाती है तो क्या बोला जाता है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफेंड करेंगे एंड द लॉ। उसके बाद थर्ड में है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विसेज एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, अपने आप को फुली डिवोट करेंगे टू द सर्विसेज और वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से कुछ ओथ सेरेमनी होती है जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीतने के बाद ओथ दी जाती है। तो जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ओथ तो आपने पढ़ ली, मगर जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसका बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि JK SSB वाले कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो जहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है एंड हिज अब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उसको प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। इन केस चीफ जस्टिस किसी तरीके से बीमार हैं, जब वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, या किसी कारणवश से वहाँ पे उस समय नहीं पहुँचते हैं, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, वो उनकी एब्सेंस में क्या करेगा? वो एज अ वर्क करेगा एज अ चीफ जस्टिस, ठीक है। तो जहाँ पे आपको चीज़ क्लियर होगी, आई होप आपको ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट जहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस। अब जहाँ से कंडीशंस की बात होती है कि कंडीशन कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो प्रेसिडेंट्स ऑफिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर जहाँ से सबसे पहले कंडीशन यही है कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, जहाँ किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ बात बताई गई है। तो जब भी आपने प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे आपने वहाँ पे चार्जेस अजूम करने हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का आपको मेंबर नहीं होना है, नहीं होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मेंबर होंगे तो फिर वहाँ पे आप दो दो वर्क नहीं कर सकते, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर कोई पर्सन इलेक्टेड किया जाता है, एक पर्सन जो इलेक्टेड किया जाता है, यानी कि एक इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, ही इज़ डीम टू हैव वकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस, ठीक है। सपोज करो वहाँ पे वो राज्य लोकसभा का मेंबर है, तो उस समय उसको क्या करना पड़ता है? उस सीट को विकेट करना पड़ता है, यानी कि उस सीट को छोड़ना पड़ता है, खाली करना पड़ता है ऑन दैट डेट। किस डेट को छोड़ना पड़ता है? जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट की ऑफिस में जाके एंटर किया। मतलब अगर वो 3 तारीख को, सपोज जहाँ पे 3 तारीख है, 3 तारीख को उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस में गई, और जहाँ पे वे MP भी हैं, तो जहाँ से इनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी कि वो वहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कहाँ पे? प्रेसिडेंट्स ऑफिस में। सेकेंडली जहाँ पे बताया हुआ है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी तरीके का जो दूसरा अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है वहाँ पे वो नहीं होल्ड नहीं कर सकते हैं। थर्डली, ही इज़ इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस द राष्ट्रपति भवन। मतलब उनके पास राइट होता है बिना पेमेंट ऑफ रेंट वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल रेजिडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। अब फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे, ही इज़ इंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट्स के लिए उनको इंटाइटल्ड होता है, मतलब उनको राइट्स होता है। अलाउंसेस के लिए, प्रिविलेजेस एज में बी डिटरमाइंड बाय द, जो भी प्रिविलेजेस डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये थी कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं से आपके क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। जिस तरीके से आपने क्लास 4th का देखा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपको सिविक्स पढ़ाऊँगा, सिविक्स में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए दोबारा मैं बोलता हूँ, टर्म। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है उसका टर्म होता है 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर भी हो सकता है,
4 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हो सकता है, मगर मैक्सिमम 5 ईयर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president। जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देता है, तो आपको जहाँ पे टिक करना है वाइस प्रेसिडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन है JKSSP के द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है किसको सबमिट करता है, यानी कि अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, तो आंसर होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। फर्दर ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, ये नहीं जरूरी ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर होगा 5 ईयर ही होगा। प्रेसिडेंट का टेन्यूर 5 साल से पहले भी उसको निकाला जा सकता है। वो किस प्रोसेस से होता है, दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये मैं आपको इम्पीचमेंट के बारे में आगे बताऊंगा कि इम्पीचमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए जहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड मतलब जहाँ पे ये नहीं है कि आप 2 बार या 3 बार या 4 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप खड़ा होना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसमें जीतते भी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बार ही बन सकते हैं या 3 बार ही बन सकते हैं। अगर हम कंपेरिजन करें यूएसए से, यूएसए में कोई भी पर्सन जो होता है वो 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, वो 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं किया जाता। हम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यूएसए की। ठीक है, तो यूएसए में मैक्सिमम 2 बार, और इंडिया में नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी बार वो मर्जी इलेक्शन में जीत जाए वो जो कैंडिडेट होगा, इलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, उसका कोई भी टर्म नहीं है कि कितनी बार बनेगा। तो यूएसए में जो है वो 2 बार है। अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। कैसे? उनके ऊपर चार्जेस कौन से लग सकते हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के दौरान तहत उनको रिमूव किया जा सकता है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया है, नहीं डिफाइन नहीं किया गया है एक्चुअल में इसका, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, मतलब किस तरीके का वायलेशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे हम सेकेंडली, इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो इम्पीचमेंट चार्जेस होते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में। दीज चार्जेस शुड बी साइंड। कैसे साइंड होनी चाहिए? अगर किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट के चार्जेस लगाने हैं तो सबसे पहले वहाँ पे उस हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं, यानी वहाँ पे वो 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर में से 25 मेंबर जो होते हैं, 25 मेंबर का वहाँ पे साइन होना ज़रूरी है। तो मैं आपको 1/4 मतलब 25%, तो 100 का 25 मतलब 25 हो, 100 में से अगर 100 पर्सन है तो 25 बंदे वहाँ पे उनके साइन होना ज़रूरी है। तो देन उसके ऊपर प्रोसेस ये स्टार्ट की जाता है। एंड 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उनको उस प्रेसिडेंट को सबसे पहले 14 डेज पहले उनको एक नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी, मगर इसकी जो रेशो रहेगी, मतलब अगर एक हाउस में 100 मेंबर्स हैं तो 25% जो मेंबर हैं वहाँ पे एग्री होने चाहिए। अब सेकेंडली बात करते हैं, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज सेंट टू द अदर हाउस। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को, इस रेजोल्यूशन को कैसे पास किया जाता है? इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी से। अब मैं जहाँ पे अपने कन्फ्यूजन 1/4 मेंबर में ना ये लिखा हुआ है, जब भी कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो वहाँ पे साइन चाहिए, किसी भी हाउस में स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे साइन चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 25% लोगों के। ठीक है, तो जहाँ पे इस प्रोसेस को फिर 25% लोगों जब इनके साइन होते हैं फिर उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। मगर जहाँ पे क्या होता है, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी कितनी होती है फ्रेंड्स? 66%। ठीक है, तो 66% 2/3 हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ दी
टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इट इज़ सेंड टू द, जब इसको 66% से इसको पास किया जाता है फिर इसको भेजा जाता है दूसरे हाउस में। यानी कि अगर लोकसभा में पास किया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में पास किया तो उसको फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, फिर इसको क्या करना पड़ता है, जहाँ पे इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। द प्रेजिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे प्रेजिडेंट के पास राइट होता है उस इन्वेस्टिगेशन में, उस वहाँ पे वो अपीयर हो सकते हैं। If the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by the majority of 2/3 of the total membership, then the president stands removed from his office from the date on which the resolution is so passed। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर एक हाउस में 66% कैंडिडेट जहाँ पे एग्री होते हैं, यानी कि वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसको फिर सेकेंडली दूसरे हाउस में भेजा जाता है। और जब दूसरे हाउस वाले भी उसको 66% से उसको पास कर देते हैं, देन प्रेसिडेंट को फिर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ऑफिस से। तो जहाँ से आपको आई थिंक जहाँ से आपको क्लियर हो गया, दोबारा से मैं आपको जहाँ पे बता दूँ, इम्पीचमेंट जो होता है, इम्पीचमेंट होता है ऐसा प्रोसेस जिससे हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को इम्पीच मतलब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो होता है इम्पीचमेंट का, इसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आपको जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस मीनिंग, इस फ्रेज़ का कोई मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग इसमें डेफिनेट मीनिंग नहीं बताया गया कि अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड किए जाते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो लोकसभा में भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा में हो सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ पे मैंने आपको बताया किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है तो सबसे पहले किसी भी हाउस में जब उसको स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे 1/4 मेंबर के साइंड होना ज़रूरी है, और एक 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को एडवांस में। ठीक है, जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी में किसी भी हाउस में, सबसे पहले किसी भी हाउस में किया जाता है, देन इसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है और इसको इन्वेस्टिगेट, इस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास राइट है वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं सच इन्वेस्टिगेशन में। और अगर दूसरे हाउस में भी 66% से, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास किया जाता है, देन प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जाता है। आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इन दिस कंटेक्स्ट, दो चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और सारा का सारा इसको लिख सकते हैं। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। अब जहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जहाँ पे आपने बोला कि सर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, आप दोबारा बोल रहे हो कि इसमें इलेक्शन में जे प्रेसिडेंट की जो मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है, इसमें जे पार्टिसिपेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। देखिए, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा से वो स्लाइड दिखाता हूँ, यानी कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड of the state legislative council in case of the bicameral legislature, and the nominated member of the state legislative assembly of Delhi and Puducherry जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में। मगर अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में, तो इम्पीचमेंट में इसके जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जी जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया था, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया था, वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो जहाँ पे आप देखना है इसके, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद करने वाला है। देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, चाहे वो स्टेट्स के हों चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के हों, दो यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली एंड पुडुचेरी की, ये इम्पीचमेंट के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट जब इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट की, जहाँ भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, हम बात करें दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जितनी भी स्टेट्स है उसके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मगर वो इम्पीचमेंट जब प्रेसिडेंट की इम्पीच किया जाता है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तो जहाँ पे एक जो फैक्ट और मैं आपको बताऊंगा, अभी तक हमारी कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को अभी तक ऐसे रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच्ड। अब वैकेंसीज की बात करते हैं, तो वैकेंसीज जो होती हैं प्रेसिडेंट की, वैकेंसीज जो कैसे राइज होती है, देखिए प्रेसिडेंट की वैकेंसीज के ऊपर आपको बहुत बार, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर नेट के एग्ज़ाम की बात करें, अगर आप किसी भी मतलब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको वैकेंसीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन एनी फॉलोइंग बेस। कौन कौन से रीजंस हैं जिससे प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो होती है वो ऑकर हो सकती है, यानी कि वो खाली हो सकती है। देखिए, एक तो सबसे सिंपल वर्ड, सिंपल जो आपको पता होगा कि अगर एक प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर है, 5 ईयर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे खाली हो जाएगी, वो वैकेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला सिंपल। सेकंड सेकंड ये हुआ कि प्रेसिडेंट के अभी प्रेसिडेंट ने 3 ही साल वर्क किया, मगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो रेजिग्नेशन दे दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो वैकेंसी है वो खाली हो जाएगी। दो चीज़ें होगी। थर्डली, ऑन इज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए, अगर कोई प्रेसिडेंट सपोज यहाँ पे 1 साल का उन्होंने वर्क किया, 1 साल के बाद उनके ऊपर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चार्जेस लगा, फिर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हुआ, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया, 1 साल ही वर्क किया, फिर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। जहाँ फोर्थ कारण ये है इसमें, वाइज डेथ। अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, यानी कि दूसरे प्रेसिडेंट को, नए प्रेसिडेंट को चुना जा सके। ये 4 कारण हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन द फॉलोइंग बेस, जहाँ तो एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस टेन्यूर, सेकेंडली जहाँ वाइज रेजिग्नेशन, थर्डली ऑन इज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तो जहाँ उसकी वाइज डेथ। तो ये 4 रीजन्स हैं जिससे प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो एम्प्टी या वैकेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शंस के बारे में। फिर में हम बात करेंगे, एक आपका एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे, जानने की जब भी आपको आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और जितने भी आपके सिविक्स के टॉपिक्स हैं, सिविक्स के, वो अगर हम बात करें असिस्टेंट कंपाइलर की भी, सारे के सारे मैं कवर करूँगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर्स एंड फंक्शंस, और हम बात करेंगे फिर आर्टिकल्स के ऊपर, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।